हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पराशर हवेली में काफ़ी रौनक छाई हुई थी। इस तरह की चहल पहल प्राय हवेली में तभी देखी जाती थी जब कोई तीज त्योहार हो। इस वक्त मुक्ता हवेली के बरामदे में एक कुर्सी पर बैठी हुई थी और सामने ही अपनी टेबल पर सारा सामान फैलाया हुआ था। घर के सभी लोग मुक्ता के आसपास उसे घेर कर बैठे हुए थे। तभी चाची शीतल मुक्ता से कहती है, मुक्ता, आप खुद एक डिज़ाइनर हैं। यह बताइए कि आप अपनी सगाई और शादी के कपड़े भी खुद ही डिज़ाइन करेंगी या किसी और डिज़ाइनर से लेंगी। तभी सरस्वती मुस्कुराते हुए कहती है, देखिए मुक्ता, शीतल का सवाल एकदम सही है। आप हमें अभी बता दीजिए, क्योंकि फिर हमारे पास सवाल यह भी है कि हमारे लिए कपड़े आप डिज़ाइन करने वाली हैं या हम भी किसी डिज़ाइनर को अपने लिए फाइनल कर लें। सरस्वती के ऐसा कहते ही शीतल और सरस्वती दोनों हंसने लगती हैं। वह दोनों मिलकर मुक्ता को छेड़ रही थी। मुक्ता उनकी शरारत को अच्छी तरह समझ रही थी। अब मुक्ता कहती है, जैसा आप कहें वैसा हो जाएगा। जहाँ तक हमारी खुद की सगाई और शादी के कपड़ों की बात है तो हमने उनके ड्राफ्ट पहले ही तैयार किए हुए हैं। इसके अलावा हमने और भी बहुत सारे ड्राफ्ट तैयार किए हैं, और वह भी अपने सभी परिवार वालों के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको उनमें से ही अपने लिए ड्रेस पसंद आ जाएगी। ऐसा कहकर मुक्ता अपनी जगह से उठती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। फिर वहाँ से कुछ फाइलें लेकर आ जाती है। उन्हें अपनी चाची और ताई की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, अभी तक यह डिज़ाइन मार्केट में लॉन्च नहीं किए गए हैं, क्योंकि यह खास मेरे अपनों के लिए हैं। कहने का मतलब यह डिज़ाइन एकदम नए हैं, आपके मारवा परिवार को बराबरी की टक्कर देंगे। ठीक इसी वक्त शीतल फिर से छेड़ते हुए कहती है, हमारा परिवार या आपका होने वाला ससुराल। अब मुक्ता के चेहरे पर हंसी आ जाती है और वह कहती है, दोनों चाची जी। शीतल फिर से चुटकी लेते हुए सरस्वती की तरफ देख कर कहती है, वैसे हमारी मुक्ता हमेशा से ही काफ़ी तेज़ है। यह तो हमें पहले से ही पता है, लेकिन इतनी तेज़ कि अपनी और हमारी ड्रेस पहले से ही ड्राफ्ट करके रखी हैं। इस बार मुक्ता को शीतल की बात पर हंसी आ जाती है और वह अपना एक हाथ अपने चेहरे पर रख लेती है। फिर अपनी हंसी को रोकते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे से कहती है, अब आप इन्हें देख लीजिए और आपको जो अच्छे लगे वह फाइनल कर लीजिए। उसके बाद सुनील जी से कहकर उन्हें हमारी टीम तक पहुंचा दीजिए। टीम उन्हें जल्द से जल्द तैयार कर देगी। ठीक इसी वक्त आदित्य पराशर भी वहां आ पहुंचता है। आदित्य मुक्ता से कहता है, पहले आप हमारे पास आइए, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आदित्य के बुलाने पर मुक्ता अपनी जगह से उठती है और आदित्य के पास पहुंच जाती है। आदित्य वहीं चेयर पर बैठ जाता है और मुक्ता को इशारा करके साथ वाली कुर्सी पर बैठने के लिए कहता है। इस तरह सुबह सुबह अचानक से आदित्य का सबके बीच में चले आना सभी को हैरत अंगेज कर देता है। इस वक्त सभी का ध्यान आदित्य पर था। इसके बाद आदित्य कहता है, आप सभी के लिए भी एक जरूरी संदेश है। आदित्य की बात सुनने के लिए सभी उत्सुकता से उसकी ओर देखते हैं। आदित्य कहता है, आज से 3 दिन बाद मारवा हाउस में एक फंक्शन है। वह कहते हैं कि हम सभी इस फंक्शन में उपस्थित रहें। यह रिश्तेदारी का मामला है, इसलिए हम सभी का वहां जाना अनिवार्य है। अब क्योंकि हमारी मुक्ता का बर्थडे भी उसी दिन है, इसलिए वह लोग चाहते हैं कि हम मुक्ता का बर्थडे भी वहीं पर सेलिब्रेट करें। वह नहीं चाहते कि मुक्ता का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम उस फंक्शन को अवॉइड करें। फिर एक पल खामोश रहने के बाद आदित्य गंभीर होते हुए आगे कहता है, यह शायद प्रीति और ओमकार के लिए किसी तरह की सरप्राइज पार्टी है, इसलिए मुक्ता खासकर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसके बारे में आप पहले से आपके सनी मारवा जी या फिर अपने किसी भी दूसरे दोस्त से कोई बात ना करें। फिर सभी की तरफ देखते हुए आदित्य आगे कहता है, क्योंकि आप सभी को मारवा हाउस जाना है, इसलिए हमारी सलाह है कि आप सभी जो ड्रेस अपनी मुक्ता की सगाई के लिए पहनने की सोच रहे हैं उसे मारवा हाउस के फंक्शन में पहने। फिर मुक्ता की तरफ देखते हुए कहता है, और हम चाहते हैं कि हमारी बेटी हमेशा की तरह बिल्कुल राजकुमारी लगे। आप अपनी सगाई के लिए दोबारा कोई ड्रेस तैयार कर लीजिएगा। फिलहाल आपने जो भी ड्रेस अपने लिए तैयार की है उसे आप अपने जन्मदिन पर पहने। उस दिन उनके सभी रिश्तेदार वहां आएंगे और आपको पहली बार देखेंगे।
मारवा परिवार की होने वाली बहू का इंप्रेशन किसी भी तरह से कम नहीं होना चाहिए। आपके बाकी सभी दोस्त और हमारे बाकी सभी रिश्तेदार व सभी जानकार भी आपकी जन्मदिन पार्टी मारवा हाउस में ही अटेंड करने वाले हैं। फिर दोबारा से सभी की तरफ देखकर कहता है, इसलिए किसी भी तरह की तैयारी में कोई कमी ना रखी जाए। आप सभी के पास 3 दिन हैं। पराशर परिवार की शान के हिसाब से अच्छा चुनाव करें। आखिर हम सभी को अपनी बेटी की होने वाली ससुराल में जाना है। किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब आदित्य मुक्ता के सिर पर हाथ रखता है और वहां से चला जाता है। मुक्ता एक पल के लिए आदित्य के चेहरे को देखते रह जाती है। उसे पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आदित्य को मुक्ता से दूर होने के ख्याल अभी से परेशान करने लगे हैं। आदित्य खुश होने के साथ साथ दुखी भी है। आदित्य के जाते ही मुक्ता के भाई उठकर उसके पास आ जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं। सबसे पहले निशांत कहता है, बताइए आपको आपके जन्मदिन पर क्या चाहिए। तभी प्रशांत कहता है, तोहफा अपने भाई की हैसियत को ध्यान में रखकर मांगिएगा। उसकी बात सुनते ही बाकी सभी हंसने लगते हैं। अब सबसे बड़ा भाई पीयूष कहता है, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आपको जो भी चाहिए आप मांग लीजिए, आपको मिल जाएगा। मुक्ता अपनी जगह से खड़ी होती है और उन चारों के बीच से बाहर निकल जाती है और फिर कहती है, हम सोचकर आपको बताएंगे कि हमें क्या चाहिए। अभी आप सभी मारवा हाउस चलने के लिए तैयारियां शुरू कर दीजिए। आपसे भेंट तो हम कभी भी मांग सकते हैं, लेकिन मारवा हाउस जाने के लिए समयबद्ध हैं आप सभी। ऐसा कहकर मुक्ता वहां से चली जाती है। मुक्ता के जाने के बाद सरस्वती अपने दोनों हाथ जोड़कर कहती है, हे भगवान, हमारी मुक्ता की जिंदगी को सदा खुशियों से भरा रखे। तभी शीतल सरस्वती को अपनी दोनों बाहों से पीछे की तरफ से पकड़ते हुए कहती है, आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल ऐसा ही होगा। हमारी मुक्ता है ही इतनी अच्छी कि भगवान की कृपा हमेशा उन पर बनी रहेगी। इसके बाद शीतल सरस्वती के सामने की तरफ आ जाती है और कहती है, हमें सिर्फ अपने कपड़े ही नहीं बल्कि उन सभी उपहारों की भी व्यवस्था करनी होगी जो मारवा परिवार के लोगों को हमें देने होंगे। सरस्वती कहती है, मैंने इस बारे में पहले ही सोचना शुरू कर दिया है। चाहे वह लोग यहाँ आए या हम लोग वहाँ जाएं, मुक्ता के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें उपहार देना तो बनता ही है। ठीक इसी वक्त उछलते हुए नीलम वहां पहुंचती है और कहती है, क्या आप लोगों ने मुक्ता दीदी के साथ साथ हमारे लिए भी वहां कोई लड़का देख लिया है। नीलम की बात सुनकर शीतल और सरस्वती के साथ साथ बाकी सब भी उसी की तरफ देखने लगते हैं। नीलम सभी की तरफ घूरती हुई आंखों को देखकर जवाब देती है, हमें घूरना बंद कीजिए, हम भी यहाँ से मुक्ता दीदी के साथ ही जाएंगे। अब हमें वहाँ किसी ने ऐसे ही रखने से मना कर दिया तो इसलिए हमारे लिए भी लड़का ढूंढना बनता ही है। अब नीलम की बात पर सभी हंसने लगते हैं। तभी शीतल कहती है, वहाँ नौकरों की कोई कमी नहीं, हमें नहीं लगता कि वहाँ मुक्ता को आपकी याद भी आएगी। यह सुनते ही नीलम का चेहरा उतर जाता है। तभी सरस्वती हंसकर नीलम के सिर पर हाथ रखकर उसे हिलाते हुए कहती है, अभी आपकी शादी की उम्र नहीं हुई, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मुक्ता दीदी की लाडली। कौटिल्य का कमरा। देर रात तक काम करते रहने की वजह से सुबह कौटिल्य की आंख नहीं खुली। उसे सोते हुए ही कमरे के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। वह किसी तरह अपनी बंद आंखों को खोलने की कोशिश करते हुए बिस्तर से उठ खड़ा होता है और जाकर दरवाज़ा खोल देता है। दरवाज़ा खोलते ही उसे ठीक सामने भूमि खड़ी हुई दिखाई देती है। भूमि कहती है, तो तुम सोए हुए हो, इसलिए प्रीति ने मुझे भेजा है तुम्हें ले आने के लिए। कौटिल्य की नींद अभी भी नहीं उतरी थी। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि भूमि क्या बोल रही है। भूमि कौटिल्य की हालत देखकर समझ गई थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब वह कौटिल्य के कमरे में मौजूद एक चेयर पर अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठ जाती है। फिर कौटिल्य से पूछती है, क्या तुम्हें समझ आया कि मैंने क्या कहा। कौटिल्य अपनी गर्दन ना में हिला देता है। भूमि कौटिल्य के इस जवाब पर अपने हाथ के अंगूठे और उंगली से एल की शेप बनाते हुए उंगली को माथे पर और अंगूठे को ठोडी पर रख लेती है। फिर मुस्कुराकर कहती है, तुम 2 मिनट लो और जाकर फ्रेश हो जाओ ताकि तुम्हें मेरी बात समझ आए।
कि मैं क्या कह रही हूँ। कौटिल्य भूमि के ऐसा कहने के बाद भी करीब 1 मिनट तक अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है। उसके बाद कहीं जाकर उसे अपनी स्थिति और भूमि की कही हुई बात समझ आती है। फिर वह बाथरूम की तरफ चला जाता है। 5 मिनट बाद वह बाहर आता है। भूमि अभी भी अपनी ही जगह पर बैठी हुई थी। अब कौटिल्य मुस्कुराकर कहता है, शायद आज का दिन काफी अच्छा होने वाला है। भूमि कौटिल्य को घूर कर देखती है। कौटिल्य अपनी बात को बदलते हुए कहता है, मेरा मतलब है कि बिजी होने वाला है। भूमि कौटिल्य की बात का मतलब अच्छी तरह समझ जाती है कि वह क्या कहना चाहता है, लेकिन इस बात को इग्नोर करते हुए भूमि कहती है, प्रीति तुम्हें कई बार मैसेज कर चुकी है, कॉल भी कर चुकी है, लेकिन जब तुमने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने मुझे कॉल की और मैंने प्रीति से कहा कि मैं तुम्हें साथ में लेकर आती हूँ। अब अपना लैपटॉप उठाओ और मेरे साथ चलो। कौटिल्य को सभी बातें सुनाई आ रही थी, लेकिन अभी भी वह कही हुई बात का कोई भी अर्थ निकालने की स्थिति में नहीं आया था। वह चुपचाप अपना लैपटॉप लेकर भूमि के साथ चल पड़ता है। कुछ ही देर में वह दोनों प्रीति के पास सीक्रेट अंडरग्राउंड में पहुंच जाते हैं। सनी का कमरा। ओमकार सनी के कमरे के दरवाजे पर खटखटाना शुरू करता है। सनी अभी भी गहरी नींद में था। दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनकर वह अपनी आंखों को रगड़ते हुए उठ खड़ा होता है। सनी दरवाजे पर पहुंच पाता इससे पहले ही ओमकार दरवाजे को और भी जोर जोर से खटखटाना शुरू कर देता है। शनि अंदर से आवाज़ देते हुए कहता है, आ रहा हूं। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है जो 2 मिनट भी इंतजार नहीं हो रहा। सनी को बिल्कुल भी अनुमान नहीं था कि इतनी सुबह सुबह दरवाजे पर कौन हो सकता है। वह जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो उसे अपने सामने ओमकार खड़ा हुआ दिखाई देता है। उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ और कुछ गुस्से से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। उसे देखते ही सनी की नींद एक झटके में गायब हो जाती है। वह कहता है, तुम? मुझे लगा पता नहीं कौन है। क्या मैं उठने में बहुत लेट हो गया हूँ?